गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप सभी के सामने विज्ञान की एक नए टॉपिक प्रकाश आज लेकर आया हूँ और मुझे विश्वास है यह टॉपिक काफ़ी रोचक पूर्वक और उत्साहपूर्वक आप सभी समझने का प्रयास करेंगे और मैं भी उसी उत्साह और जुनून के साथ आपको समझाऊंगा। हेलो बच्चों, आज हम सभी क्लास 8 के एक टॉपिक है साइंस में प्रकाश। तो हम सभी प्रकाश के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये प्रकाश से जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम बात करते हैं ऊर्जा एनर्जी की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और यही कारण है कि हम देखोगे कि दिन के वक्त जो है हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, लेकिन रात के वक्त हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास नेत्र तो है परंतु हमारे पास उस समय लाइट मौजूद नहीं होने के कारण या अंधेरा रहता है, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। फिर ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और ये कण है। और विद्युत चुंबकीय हम कण की बात करें तो यह इसमें माने प्रकाश में दो तरह के गुण होते हैं। एक यह चुंबकीय तरंग भी है और एक यह कण का भी काम करता है और यह फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश से सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश जब भी चलेगी तो वह सीधे में चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि एक मोमबत्ती है, जो यह प्रकाश का स्रोत है, एक मोमबत्ती। और यहाँ जो है मान लीजिए कि यह एक कूट है या गत्ता, और इस गत्ते में बीच में छेद कर दिया गया है ना, इसमें छेद कर दिया गया है। और ये देखोगे कि एक सीध में है। तो जब ये एक सीध में छेद किए हुए है, इसको जो है छिद्र है एक सीध में है, तो यह जो मोमबत्ती की रोशनी है, प्रकाश है ना, वो हमारे आंखों तक ये पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें से यदि हम एक भी ऊपर नीचे कर दें, मान इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या इसी को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, तो यह रोशनी जो है ये घूमते हुए है ना, ऊपर नीचे से घूमते हुए ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी। अतः हम इस चित्र के माध्यम से यह दर्शा सकते हैं या साबित कर सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करती है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल। इसे हम संक्षेप में सी लिखते हैं, है ना। प्रकाश की चाल को सी द्वारा सूचित किया जाता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, माने 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में ही है। निर्वात करने का अर्थ हम कह सकते हैं कि वैसा स्थान जहाँ कुछ भी नहीं है, अर्थात हवा भी नहीं है। वैक्यूम कहते हैं इसको, इंग्लिश में लोग वैक्यूम है ये। यहाँ कुछ भी नहीं है, अर्थात यहाँ हवा भी नहीं है। और लगभग आप समझ सकते हैं कि ये आपस में एक ही समान है कि जो हवा में है और वही निर्वात में भी है, तो एक समान है कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है। तो लगभग दोनों एक ही समान है, थोड़ा माइनर थोड़ा सा होता है अंतर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही होती है ना। तो हवा और या निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान ही हम कहेंगे या मानेंगे। और पानी में जब कहेंगे हम प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात ये जो पानी है उसमें हवा या निर्वात से कुछ कम हो जाती है इसका स्पीड। और कांच में जब बात करेंगे, क्योंकि कांच एक सॉलिड है, ठोस है, तो ठोस में जो है प्रकाश की चाल काफी कम होती है। तो यह जो प्रकाश की चाल है यह 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह एक आप देखोगे कि घटते क्रम में भी काम हो रही है कि सबसे अधिक जो स्पीड है वो निर्वात में है, अर्थात कह सकते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। या आप कह सकते हैं हवा के बारे में, तो जहाँ यह गैस ले लेते हैं और उससे कुछ कम स्पीड है वो आपका द्रव में है, और सबसे कम स्पीड जो है वह बात करते हैं किसमें, ठोस में। तो ये भी आप कह सकते हैं
कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वो घटते क्रम में है। गैस में जो है सबसे अधिक होगी, द्रव में उससे कम, और सबसे कम कहाँ होगी तो ठोस में होगी। ने जाना कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। और इसके बाद हम समझेंगे कि यह प्रकाश जो है ये, ठीक है, तो जब यह प्रकाश सूर्य से होकर हमारे पृथ्वी तक आती है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय की बात करें कि कितना समय लगता है, क्योंकि सूर्य जो है एक प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से जब प्रकाश चलती है और हमारे धरती तक आती है, तो धरती तक आने में प्रकाश को लगभग 500 सेकेंड, है ना, लगभग 500 सेकेंड का वक्त लगता है। और इसे हम मिनट में कहें तो लगभग हम कह सकते हैं अप्रॉक्स में लगभग 8 मिनट का यह समय लेती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लगता है। फिर हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा की जब बात करते हैं तो चंद्रमा में कह सकते हैं कि इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है यह सूर्य के प्रकाश से ही जो यह चमकती है या हमें यह प्रकाशित दिखती है। तो सूर्य जो यह चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं ये कि चंद्रमा जो है यह प्रकाशमान हमें दिखता है, परंतु वह जो है वो सूरज, है ना, सूरज का जो प्रकाश है वो इस पर जो है पड़ती है या परावर्तन जो होती है जब, तो हमें वो दिखता है कि हाँ ये चमक रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो है इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक जो है तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लगता है। तो ये आप समझ गए कि यह जो प्रकाश की चाल है वो आप जान गए कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती थी। और सूरज से पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट लगता है और चांद से पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। अब हम थोड़ा आगे जानते हैं यह प्रकाश के कुछ स्रोत के बारे में कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत का आप कह सकते हैं कि जहाँ से प्रकाश की हमें प्राप्ति होती है, जो प्राकृतिक रूप से है वो सूर्य है ना। सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और एक आपको तारा, सूरज भी जो है एक तारा है, सन इज अ स्टार, सूरज भी एक तारा है, तो यह एक प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च से भी हमें आते हैं, मोमबत्ती जो बता रहे थे तो मोमबत्ती से भी हमें जो है, या जुगनू देखते हैं आप तो जुगनू भी है, उससे भी प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो जहाँ से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ से प्रकाश हमें मिलती है, उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश के दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक जो है वो है पारदर्शक, इसे हम लोग पारदर्शी वस्तु भी कहते हैं, पारदर्शक वस्तु। तो पारदर्शक अर्थात आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है कि वैसे वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश आसानी से आ जा सकते हैं, मतलब इस पार से उस पार जाने में प्रकाश को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से इस पार से उस पार आ जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं हवा, तो हम यदि किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो हम जब उस वस्तु को देखते हैं, इसका अर्थ है कि उस वस्तु और हमारे आँख के बीच तो हवा है, उस वस्तु और हमारे आँख के बीच में हवा है, तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, हवा क्या है, हवा एक पारदर्शी है, हम इसके आर पार देख लेते हैं। और कांच की बात करते हैं, आप देखिएगा कांच जो होता है खिड़कियों में लगते हैं बहुत सारे, कि हम लोग घर के अंदर भी रहते हैं और कांच लगा हुआ है खिड़की में, तो घर के अंदर से बाहर भी देख लेते हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकाश आसानी से आ जा सकता है, या उसके हम इधर इस पार से उस पार आसानी से देख लेते हैं, उसको पारदर्शक वस्तु कहते हैं, है ना। और इसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु, है ना, अपारदर्शी। तो ये जो शब्द है अपारदर्शी, इसे इंग्लिश में ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओपेक, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो है यह वैसे वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश से जो है वो आसानी से आर पार नहीं आ जा सकते हैं। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पार से हम उस पार किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे यदि हम एक कमरा में से बैठे हुए हैं और दूसरे कमरा में हैं, तो यदि बीच में दीवार है ना, दीवार है, ईंट की बनी होती है, तो ये हम लोग इधर से उधर नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा हम आप समझ सकते हैं
कि जब हम इधर से उधर नहीं देख पाते हैं, अर्थात प्रकाश इधर से उस तरफ नहीं जा सकता है ना। और तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और जैसे एग्जाम्पल में है, कुछ लकड़ी लिख दिए हैं, पत्थर है, ईंट है, लोहा है, जितनी लगभग धातुएं हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सब अपारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अब एक और वस्तु है, इसे हम लोग कहते हैं पारभासी। पारभासी वस्तु को इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार आ जा सकता है। मतलब हम जब बात करें देखने की, तो हम लोग पूरा पूरा नहीं देख पाएंगे, धुंधलापन, थोड़ा सा धुंधला या अस्पष्ट रूप से हम इस तरफ से उस तरफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि तेल लगा हुआ कागज है, या आप कह सकते हैं प्लास्टिक है ना। तो आप कभी देखे भी होंगे कि यदि मान लीजिए कोई कागज में तेल लग गया है, तो हम उससे भी आर पर थोड़ा सा देख सकते हैं, या प्रकाश थोड़ा सा आ जा सकता है ना। तो या आप देखिएगा यहाँ प्लास्टिक है, तो इससे भी कुछ वस्तु आर पार आ जा सकते हैं। तो इससे जो प्लास्टिक है, तो इससे भी जो है प्रकाश आ जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे जो है प्रकाश का कुछ हिस्सा ही आर पार आ जा सकता है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि छाया ना, ये छाया जो है कैसे बनती है। जो छाया की बात कर रहे हैं, तो ये शैडो, छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं। और यह मुख्य रूप से निर्भर करता है अपारदर्शी वस्तु पर। मतलब छाया बनने के लिए हमें मुख्य रूप से दो चीज़ होनी चाहिए, एक है प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, और एक अपारदर्शी वस्तु। जब प्रकाश जब है किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, तो ये तो हम जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश इधर से उधर नहीं जाएगा। तो जब ये नहीं जाएगा, तो निश्चित है कि इसके पीछे जो है एक अंधेरा काला क्षेत्र बनेगा। और जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा, काला क्षेत्र जो बनेगा, इसे ही हम लोग हिंदी में छाया और इंग्लिश में शैडो कहते हैं। और आप इसे कह सकते हैं कि जो छाया है, यह एक अपारदर्शी जो वस्तु है उसके कारण ही बना है। तो आप समझ सकते हैं कि अपारदर्शी वस्तु के कारण ही छाया बनते हैं। और छाया बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वह टॉर्च है। टॉर्च कहने का अर्थ क्या, प्रकाश का स्रोत है। और कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, लकड़ी है, ईंट है, पत्थर, कुछ भी अपारदर्शी वस्तु होने चाहिए। और जब भी कोई जो है यहाँ प्रकाश है और प्रकाश से इसका स्रोत है, और इस यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु रख दी है, तो इसके जब जस्ट हम कहेंगे इसके पीछे का जो हिस्सा होगा, वही आपको काला हिस्सा बनेगा, अंधेरा हिस्सा, इसको हम लोग छाया कहते हैं। और ये आप दिन में भी देख सकते हैं। कभी आप देखिएगा कि दिन में सूरज की जो रोशनी आती है, तो कभी हम सड़क पे देखिएगा उसकी हमारी छाया बन जाती है, हमारी परछाई बन जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह एक जो काला क्षेत्र दिखाई देता है, वह छाया ही हमारी होती है ना, उसको परछाई भी कहते हैं। इससे संबंधित दो बातें जो है, ये थोड़ा वीवीआई पॉइंट है, हम थोड़ा इसको अच्छा से समझ लेते हैं। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य ग्रहण है ना, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है, ये है आपको इक्लिप्स की बात करते हैं, एक है सोलर इक्लिप्स है और एक है ल्यूनर इक्लिप्स। तो जो सूर्य ग्रहण है, और यह तो ये तब होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीध में होती है ना, एक आप कह सकते हैं एक सीध में आ जाती है, तो वो सूर्य ग्रहण होती है। इसको समझ सकते हैं ऐसे भी कि यदि हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और यदि हम यहाँ पे हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो हम मौजूद हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं सूरज को, हम सूरज को देखना चाहते हैं। लेकिन यह जो चंद्रमा है, यह एक अपारदर्शी वस्तु है, यह हमारे धरती और सूरज के बीच में एक यह चंद्रमा आ गई। तो जिसके कारण यह जो चंद्रमा है, इसके कारण हम पूरा पूरा सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब सूरज को देखने में थोड़ी कठिनाई या परेशानी हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस स्थिति में सूरज को हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, इसलिए कहते हैं क्या है, ये सूर्य ग्रहण है ना, इसको सूर्य ग्रहण है ये। अच्छा, और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब सूर्य ग्रहण की हम बात कर लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप समझिएगा अच्छा से। इसमें से क्या होगा कि जो सूरज दिख रहा है, तो सूरज का प्रकाश तो चंद्रमा पे यहाँ पर रहा है ना, सूरज का प्रकाश चंद्रमा के इस हिस्से पे तो आ रहा है, इस हिस्से पे तो है, इस हिस्से पे तो आ रहा है, ठीक है, ये लाइट जो है यहाँ पे तो आ रही है। लेकिन यहाँ का जो हिस्सा है, ये तो अंधेरा हो गया। जो पृथ्वी के सामने का हिस्सा है, ये तो अंधेरा है। क्यों अंधेरा है, क्योंकि सूरज से इसको प्रकाश इस तरफ मिल रहा है, इस हिस्सा में तो नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें चंद्रमा का यह हिस्सा नहीं दिखाई देगा,
है ना, यहाँ दिखाई नहीं देगा। और हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश भी नहीं होता है, तो यह हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात यह अमावस्या है। यह क्या है? अमावस्या। तो याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण कब होती है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है ना। सूर्य ग्रहण कब होगी? तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण जो होती है। तो इस तरह से आप बात को याद रखिएगा। क्यों नहीं जो है चंद्रमा दिख रही है? क्योंकि सूरज का प्रकाश एक हिस्सा में पड़ रहा है और इधर नहीं पड़ रहा है, जिधर से हम इसको देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं देख पाते हैं, है ना। यह जो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि देखो एक बात समझिएगा, हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है। इस बात को समझिएगा कि यदि किसी वस्तु को देखना है ना, किसी वस्तु को देखना है तो उसकी जो है ध्यान दीजिए फिर से कि यह जो हम बता रहे थे कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है ना। और किसी वस्तु को हम बता रहे थे कि देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना बहुत ज़रूरी है ना। जब प्रकाश से किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा से तो कोई प्रकाश यहाँ तक आ नहीं रहा है धरती के पास, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, परावर्तन हो नहीं रही है, इसीलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। इसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या। अच्छा, एक और स्थिति जो है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ल्यूनियर इक्लिप्स कहते हैं, ल्यूनियर इक्लिप्स। इसमें क्या है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक सिद्ध में आ गई है। जरा ध्यान दे, ऊपर वाले में क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। नीचे में क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीच में जो है चंद्रमा है। जब बीच में चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण, और धरती बीच में है, पृथ्वी बीच में है तो वो चंद्र ग्रहण, है ना। इस स्थिति में क्या दिख रहे हैं आप कि सूर्य जो है, तो सूर्य से तो प्रकाश जा रही है, ठीक है। हम धरती से तो हम आराम से किसी वस्तु इसको देख लेते हैं, तो हमको सूरज को देखने से कोई दिक्कत इसमें प्रकाश से नहीं हो रही है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि यह प्रकाश जो है, तो ये धरती जो है, इससे तो पूरा प्रकाश यही रह गया, पूरा प्रकाश यही रह गया। तो चंद्रमा अब जो है, इस पर प्रकाश तो जा ही नहीं रही है, यहाँ से प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, बीच में तो पृथ्वी आ गया। अब क्या हो गया कि इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण, है ना। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। लेकिन अब इधर से हम लोग देखेंगे इसको, इधर से इस हिस्सा से इधर देखेंगे हम लोग, तो हमें चांद पूरा दिखेगा। और जब चांद पूरा दिखता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जब चांद पूरा दिखता है तो क्या? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ ही होता है कि पूरा पूरा चांद दिखे। अर्थात चंद्र ग्रहण कब होगा? तो पूर्णिमा में। चंद्र ग्रहण जब होती है वो पूर्णिमा है। तो इस तरह से हम समझे हैं कि प्रकाश क्या है ना, और प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। और ये भी जान गए कि यहाँ जो है सूरज से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है प्रकाश को। तो ये सब हम जान गए हैं। और जस्ट इसका जो है हम आगे अब टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, है ना। वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, तो फिर उसको हम अध्ययन करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।